अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी जो पहली क्लास आज स्टार्ट हो रही है, ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद कि वो आपको और मुझे साथ साथ हमारे परिवार को स्वस्थ रख रहा है, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आगे भी हम इसी प्रकार से स्वस्थ बने रहे। हमारे पाठ का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश को आप लोग अपनी बुक से आपने पढ़ा भी होगा। क्या होता है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। ये डेफिनेशन के साथ साथ प्रकाश का गुण भी है। प्रकाश का डेफिनेशन तो है ही है, लेकिन ये प्रकाश का गुण भी है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन हम प्रकाश के माध्यम से वस्तुओं को देख सकते हैं। अभी जो भी जुड़ रहे हैं वो बीच में बोलेंगे नहीं, अपने आप माइक को म्यूट रखेंगे, क्योंकि अगर बीच बीच में आप लोग बोलते चले जाएंगे तो उस दशा में हम लोग, जो मेरी बात है, मेरी वॉइस आपके साथ क्लियर फिर नहीं होगी। अभी हमारे पास 36 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं जो क्लास में यहां जुड़े हैं। चलिए, मैं बात कर रहा था प्रकाश की। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश के गुण: प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये गुण आप 4th क्लास 5th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। सीधी रेखा के लिए प्रकाश का, वहां पर क्या था, आपने गत्ता लिया और उस गत्ते में होल किया, यानी हमने 1 2 3 गत्ता लिया और उसमें होल किया। जैसे एक मैंने अपना हाथ लगाया हुआ है, एक इसी प्रकार से एक और गत्ता लगाया, इनमें दोनों में हमने छेद किया और इसके एक साइड पर टॉर्च रखी या मोमबत्ती रखी, तो अगर हम दूसरी साइड से देखते हैं तो वहां पे प्रकाश गुजरता है। इसका अर्थ हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक ऊपर नीचे हो जाएगा तो प्रकाश वहां से आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा से गुजरता है। ये प्रयोग आपको छोटी क्लासेज में मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं, प्रकाश चलता है सीधी रेखा में और प्रकाश चलता है तरंगों के रूप में। तरंग के रूप का उदाहरण हम लोग क्या करेंगे? यदि आपने देखा होगा, जब आप पूरे रूम का, यानी पूरे घर के अंदर जो भी लाइटिंग है, अगर आपके यहाँ पर 2 रूम, उसके सामने बरामदा, उसके बाद आपकी किचन, फिर उसके बाद और आंगन रहा, तो यदि आप घर का पूरा लाइट ऑफ करके केवल एक रूम की लाइट को ऑन करें तो आप देखेंगे उस रूम के दरवाजे से, उसके वेंटिलेटर से आपको बाहर की ओर प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा। हमने अभी किया था कि प्रकाश चलता है सीधी रेखा में, अर्थात प्रकाश की जो किरण है वो बीम आनी चाहिए तो हमें दिखेगा। लेकिन प्रकाश चलता है तरंगों के रूप में। एक वैज्ञानिक हुए थे हाइगेन्स, तो उन्होंने हाइगेन्स ने अपना तरंगिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसके माध्यम से हमें पता लगा कि प्रकाश चलता है तरंगों के रूप में। ठीक है। इसके बाद जो प्रकाश है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। वेवलेंथ का अर्थ होता है कि तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी, वो कहलाती है वेवलेंथ। समझ में आ रहा बात? वेवलेंथ प्रकाश द्वारा एक पूरा चक्कर करने में जो दूरी चली जाती है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, यानी तरंग दैर्घ्य, जिसे आप लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। दैर्ध्य नहीं होता, वो वहां पर घ होता है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य जो होता है प्रकाश का, वो होता है 3800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम प्रकाश को, वहां पर जो वेवलेंथ है उसका एक मात्रक है
जो दूरी मापने का मात्रक होता है। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है, अर्थात मीटर का 1/10 की घात 10वां भाग जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। ये इसका वेवलेंथ है, अर्थात तरंग दैर्घ्य है। जब भी तरंग को यदि हम देखें, आप जरा बोर्ड पर देखें, यहां अगर हम लोग इस प्रकार से चले तो यहां आप देखेंगे, यहां आने के बाद ये आधा चक्कर है और यहां आकर के पूरा चक्कर बनता है। मीन्स अगर यहां पे हम लोग कोई वृत्त लें तो इस वृत्त के हाफ पार्ट को यहां से हटा करके ऐसे मोड़ेंगे तो तब जा करके ये पूरा एक चक्कर बनता है। ठीक है, तो यही यहां पर जो एक चक्कर पूरा चलने में जो चली गई दूरी है, यही वेवलेंथ कहलाती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा से। यहां पर इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक भाषा का सिंबल, जिसे हम लोग लैम्डा कहते हैं। तो जो प्रकाश का वेवलेंथ है, प्रकाश का वेवलेंथ ये होता है 7800 से लेकर के 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम, ये प्रकाश का वेवलेंथ होता है, जो आपने बुक में पढ़ा होगा। अब मैं बात करता हूं, जो हमारे पाठ का टॉपिक है प्रकाश परावर्तन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है? यानी प्रकाश का किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर पुनः वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अभी एक भैया ने लिखा है, कृष्णा अवस्थी, सर आपका कैमरा बार बार बंद हो रहा है। मेरी ओर से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्णा अवस्थी, मेरी अगर आवाज सुन रहे होंगे, ये आपके साइड पर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, मेरी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कैमरा लगातार चल रहा है, आपकी साइड पर नेटवर्क इशू होगा तो आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी, अदरवाइज मेरी ओर से पिक्चर प्लस मेरी वॉइस एकदम क्लियर है। चलिए, मैं बात कर रहा था प्रकाश के परावर्तन का। प्रकाश का किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर उन्हें उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के हमारे पास दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1 नियम, आने वाली प्रकाश की किरण, जिसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। दूसरी होती है प्रकाश की जाने वाली किरण, अर्थात जो परावर्तन के पश्चात जाएगी, उसे हम कहते हैं, कौन सी किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। आने वाली आपतित किरण होती है, जाने वाली परावर्तित किरण होती है। और जिस तल से यह टकरा कर जा रही है, वहां पर हम एक अभिलंब डालते हैं, यानी लंब डालते हैं, तो वो भी तीनों एक साथ एक ही बिंदु पर होते हैं। तो यहां पर जो नियम बनता है प्रकाश के परावर्तन का, पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगली बार जब मैं अपनी क्लास लूंगा तो हम लोग इसको बोर्ड पर लेंगे और मैं आपको बोर्ड पर इसको डिफाइन करता रहूंगा, क्योंकि आज पहली क्लास थी
तो पहली क्लास पर मैं सिर्फ बैठ करके आपको बता रहा हूं और आपकी प्रॉब्लम मैं इसके बाद लूंगा। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम बनता है तो आप अपनी कॉपी में अपने पेन के द्वारा उसे नोट कर लें। अभी मैं इसके बाद यानी आधे घंटे के बाद डाउट क्लास हम शुरू करेंगे, फिर वहां पे यदि कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। तो मैंने बताई बात प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब यहां हम बात करते हैं दर्पण की। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं बताइए? जो आप मॉर्निंग में वॉश बेसिन पर जो शीशा लगा हुआ है उसे हम लोग दर्पण बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में मिरर कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो वह परावर्तक तल जिससे टकराकर प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौटती हैं, तो वह कहलाता है परावर्तक तल यानी दर्पण। दर्पण यानी किसी कांच की पट्टी के एक ओर चांदी की कलई तथा रेड ऑक्साइड पॉलिश करके बनाया गया परावर्तक तल दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का अर्थ है कि जब किसी कांच की प्लेन पट्टी आप लें और उसके एक साइड पर चांदी की कलई और रेड ऑक्साइड पॉलिश करेंगे तो दूसरी ओर का जो तल बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तक तल। समझ में आया? समतल दर्पण जिसमें आप लोग मॉर्निंग में चेहरा देख रहे हैं या अपने आप को आप देखते हैं, तो वो जो दर्पण है वो समतल दर्पण है जिसमें आप अपने आप को देखते हैं, वही है समतल दर्पण। समझ में आया? समतल दर्पण के यहां हम बात करते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जब भी आप लोग समतल दर्पण के सामने अपने आप को देखते हैं तो वहां आपकी जो पार्श्व स्थिति है ये उसको बदल देता है। जब भी आप लोग शीशे में अपने आप को देखते हैं तो वहां आपने देखा होगा कि जो आपका लेफ्ट साइड है वो राइट दिखाई देता है, जो राइट साइड है वो लेफ्ट दिखाई देता है। ये समतल दर्पण की विशेषता है, यानी उसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, समतल दर्पण में एक और विशेषता है, जब भी आप उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब जितनी दूरी पर आप दर्पण से बाहर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर अंदर बनता है। ठीक है, अगर आप दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? दर्पण के अंदर 2 मीटर पर, अर्थात आपसे उस प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो 4 मीटर होगी, क्योंकि 2 मीटर आप खड़े हैं दर्पण से बाहर और दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बना है वो बना है 2 मीटर पर। तो दोनों को मिलाएं तो 2 और 2 4 मीटर आपसे दूरी होगी दर्पण की, यानी आपसे 4 मीटर दूरी दर्पण के अंदर बनने वाले प्रतिबिंब की होगी। समझ में आ गया? ये बीच बीच में जो भी अपनी वॉइस अनम्यूट करते हैं वो कृपया उसको म्यूट ही रखें, तभी आप मेरी आवाज सुन पाएंगे। अगर आप बीच में बोलेंगे तो वहां पर जो मैं बोल रहा हूं न तो आपके पास वो वॉइस क्लियर जाएगी और ना ही आप दूसरों को सुनने देंगे। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने आप को यहां से रिमूव कर सकते हैं। अभी हमारे साथ 35 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, अगर कोई एक भी बोलेगा तो वहां सभी को प्रॉब्लम होगा। चलिए मैं बता रहा था आपको समतल दर्पण की बात। तो समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारी समान दूरी पर ही बनता है, यानी जितनी दूरी पर हम लोग खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा। एक विशेषता। दूसरी विशेषता, जब भी आप लोग दर्पण के सामने खड़े हुए हैं या आपकी माताजी जब ड्रेसिंग टेबल
तो अपने रूम के अंदर जो खड़ा हुआ ड्रेसिंग टेबल है, वो जब भी तैयार होकर के चलती हैं तो आपने देखा होगा वो अपनी ड्रेस को ऊपर से लेकर के नीचे तक देखती हैं, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? ड्रेसिंग टेबल का यूज करती हैं। और वो ड्रेसिंग टेबल के थोड़ा दूरी पर खड़ी होंगी और उसमें उनका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये दर्पण की विशेषता होती है कि जितनी हमारी हाइट है, अगर हमें वहां पर पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं हम दर्पण के अंदर, ये सूर्यांश अपने बालों पर कुछ विशेष ध्यान दे रहा, मेरी बात पर कम दे रहा। बार बार सूर्यांश बालों में हाथ आप चला रहे हैं, शायद आपको ये वीडियो को तुमने बंद किया है, लेकिन मैं यहां देख भी रहा हूं कि तुम अपने बालों पर कुछ विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं बात कर रहा था दर्पण की। समतल दर्पण की विशेषता है कि जितनी हमारी हाइट होती है उसकी हाफ हाइट का हमें दर्पण आवश्यक होता है, हमें पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। अगर आपकी हाइट 2 मीटर है तो आप अपने सामने अगर जो दर्पण लगाएं समतल दर्पण, वो 1 मीटर लगाएंगे तो वहां पर हमें कंप्लीट हाइट दिखाई देगी उस दर्पण के अंदर। समझ में आ गया? यानी दर्पण की विशेषता, एक हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है बिल्कुल हमारे समान दूरी पर। अगर हम दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। और हमारी हाइट का हाफ हाइट वाला समतल दर्पण यदि हमारे पास है तो उसके अंदर हमारा पूरा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब यहीं पर बात आती है फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसके लिए आप देख सकते हैं, जब आप कभी किसी नाई की दुकान पर जाते हैं, बार्बर शॉप पर आप लोग जाएंगे, तो यदि वहां पर आगे और पीछे दोनों साइडों पर दर्पण लगे हुए हैं और आप वहां बीच में बैठ करके अगर अपनी साइड को देखना चाहें, यानी अपनी आप इमेज देखते हैं वहां पर, तो उसके अंदर पीछे फिर पीछे फिर पीछे अनंत इमेज दिखाई देती है वहां पर। इसलिए ये कहलाता है कि जो दर्पण है, दर्पण समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समझ में आ गई बात? अब हम यहां बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण का अर्थ होता है, यानी वह दर्पण जो किसी गोले के भाग से काटा गया हो। यानी कोई हमने कांच का खोखला गोला लिया और उस कांच के खोखले गोले पर एक पार्ट हमने उसका कट किया। कृष्णा अवस्थी ने लिखा है, सर साउंड प्रॉपर नहीं आ रही है। साउंड के प्रॉपर ना आने का रीजन आपके साइड पर जो आपका नेटवर्क है वो हो सकता है, क्योंकि मेरी ओर पर यहाँ प्रॉपर साउंड जा रहा है। मैं भी बार बार इस साउंड को चेक कर रहा हूं। रितेश चौधरी, जरा आप बताना अपना हाथ ऊपर करके, आपको वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुरु शरण ने भी लिखा है, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। गुरु शरण, अब आपको क्लियर आ रही है वॉइस? ओके। अधिराज दक्ष, आपको वॉइस क्लियर है? अपना हाथ ऊपर करें। राजीव पवार, आपको आवाज क्लियर है? ओके। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा था समतल दर्पण की फोकस दूरी के विषय में। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसके बाद मैंने बताई आपकी बात, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी किसी कांच के खोखले गोले, किसी कांच के खोखले गोले के एक कटे हुए भाग पर यदि हम पॉलिश करते हैं तो उससे बनता है गोलीय दर्पण। कांच के खोखले गोले से कटे हुए भाग के एक और पॉलिश करके बनाया गया परावर्तक तल कहलाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। जब कांच के खोखला गोला होगा, यानी कांच का जो खोखला गोला होता है उसके लिए हम दो पार्ट कट करते हैं, तो जब हम यानी कट करने के बाद हमें इस प्रकार से पार्ट मिलेगा, जैसे मैंने अपना हाथ किया है, आपको इस प्रकार से पार्ट मिलता है। यदि हम इसके उभरे हुए तल पर, यानी इधर वाले पार्ट पर पॉलिश करेंगे तो ये दबा हुआ तल परावर्तक तल कहलाता है। तो ये वाला जो दर्पण है, यानी उभरे हुए तल पर पॉलिश करे और परावर्तक तल का काम करे हमारा दबा हुआ तल, तो ये दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। और जब हम अपने यानी इस वाले पार्ट को ले, यहां पर यानी दबे हुए तल पर पॉलिश करे और उभरा हुआ जो तल है ये वाला काम करे परावर्तक तल का, तो ये कहलाता है उत्तल दर्पण। इसका एक सीधा सा उदाहरण ले सकते हैं आप लोग, स्पून, चम्मच। यदि आप चम्मच में देखें, अगर आपके पास चम्मच रखी हुई हो या अपनी माता जी को आप बोले कि वो आपको एक नई चम्मच ला के दे, यानी जो साफ स्वच्छ हो। नई से मतलब ये नहीं है कि आप अभी उनको बोले कि वो कोई रैपर वाली रखी हुई नई चम्मच दे। तो उस चम्मच में आप देखेंगे जो अंदर वाला हिस्सा है वो दबा हुआ है, और उसको आप लोग दूर करके देखें, चम्मच को, यानी चम्मच को दूर करके देखें, तो आप उसके अंदर छोटी इमेज, अभी जो गैलेक्सी J7 लेकर के भैया बैठे हुए हैं वो चम्मच लेके आए, बहुत अच्छी बात है, अभी आप प्रैक्टिकल देखेंगे इसका अपना। यदि आप इस चम्मच को उल्टा करके, यानी जो इसका अंदर वाला दबा हुआ भाग है इसको दूर करें, अपने से दूर करके देखें, तो आप उसके अंदर इमेज देखेंगे, आपकी इमेज छोटी बनेगी और उल्टी बनेगी। यस सर। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? जी सागर। सागर, ओके। सागर ने अभी अभी इस प्रैक्टिकल को कर भी लिया, ठीक है। और यदि आप अब अपनी आवाज को आप बंद करेंगे सागर, और जब यस आप सर। इसको जो उभरा हुआ तल है उस साइड पे देखें, यानी इधर से देखें, देखो जरा एक बार सभी, अगर चम्मच आपके पास आ गई है तो इस उभरे हुए तल पर आप अपनी जो इमेज देखेंगे वो छोटी देखेंगे और सीधी भी दिखाई देगी आपको। वो ऐसा दिखाई देगा जैसा आपके बाइकों में, कार में बैक व्यू मिरर होता है। बैक व्यू मिरर यानी जब आप लोग बाइक को चलाते हैं तो आपके साइड पर जो शीशा लगा हुआ है, जब आप उस शीशे के अंदर देखते हैं तो वहां पर जो इमेज आपको दिखाई देती है वे छोटी दिखाई देती है और सीधी दिखाई देती है। यानी वहां पर जो दर्पण लगा हुआ है वो उत्तल दर्पण है। ये वाला जो दर्पण है, ये अंदर की साइड वाला जो दर्पण होता है ये अवतल होता है। अब जरा जो इमेज आपको दूर करने पर अंदर की ओर छोटी दिखाई दे रही थी, अब चम्मच को धीमे धीमे पास लाना शुरू कीजिए, आप ट्राई करिए। जब आप उस चम्मच को धीमे धीमे पास लाएंगे तो आपकी इमेज बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, इमेज बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसमें आपको कोई इमेज दिखाई नहीं देगी। उसको जब आप और पास लाएंगे तो उसके अंदर इमेज का अर्थ है, जो प्रतिबिंब वहां बन रहा है वो प्रतिबिंब आपका बड़ा बनना हो जाएगा शुरू, और उसके अंदर आप जब उसको बिल्कुल पास लेके आएंगे तो आप देखेंगे केवल आपकी आंख या आपके किसी एक अंग का ही फोटो दिखाई दे रहा है। अधिराज दक्ष भी चम्मच ले रहे हैं, मैं दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेरे को, क्योंकि मैं अपनी क्लास में जो हमारे घरेलू सामान रहेंगे उन्हीं से प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो आप इस प्रैक्टिकल को साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी चम्मच है, जो चम्मच का उभरा हुआ भाग है, उस वाले को आप यदि दूर रखें तो भी आपका जो प्रतिबिंब है वो छोटा ही बनेगा, उसे जब पास लाएंगे तो भी छोटा ही बनता रहेगा, यानी उस वाले प्रतिबिंब में कोई चेंज नहीं होगा। यानी दबे हुए तल जिसका नाम है अवतल दर्पण, वहां पर हमारे प्रतिबिंब बनने की 6 कंडीशन है जो आपने पढ़ी भी होंगी। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ केवल एक कंडीशन है, वो क्या? प्रतिबिंब आभासी बनता है और प्रतिबिंब छोटा बनता है और सीधा बनता है। लेकिन अवतल में वहां 6 कंडीशन है। जब दूर होता है वस्तु, जब दर्पण से दूर होती है तो वहां पर उल्टी बनेगी, छोटी बनेगी, उसके बाद और पास लाएंगे उल्टी थोड़ी सी बड़ी बनेगी,
और पास लाएंगे उल्टी और बड़ी बनेगी। एक कंडीशन इस प्रकार की होती है कि वहां पर प्रतिबिंब हमारा अनंत पर चला जाता है, लेकिन जब हम उसको पास लाते हैं तो वहां पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, वो आभासी प्रतिबिंब है। इसका अर्थ हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी बना है। लेकिन हमारा जो चम्मच है वो छोटा है, अर्थात वो जो दर्पण है वो दर्पण बहुत ही छोटा दर्पण है, जिससे हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम वहां पर अपनी पूरी इमेज देख पा रहे हैं नहीं। अभी कुछ भैयाओं की आवाज आ रही है, उस आवाज को आप बंद करें, क्योंकि यदि एक बालक भी बीच में बोलेगा तो सभी को डिस्टरबेंस होगा। मैं धीमे धीमे करके आपके सभी के बीच में आपसे प्रश्न पूछ लूंगा, जिसको भी प्रॉब्लम रहेगी अपना आप हैंड्स अप करेंगे, उसके बाद मैं उसी से प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं फिर मेरे से। मैं अभी 5 मिनट और लूंगा क्लास, 5 मिनट के बाद फिर मैं डाउट क्लास लूंगा। ओके, तो मैं बता रहा था आपको, जो दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण से प्रतिबिंब जो चम्मच के अंदर बना, यानी दबे हुए भाग में बना, वो हमारा है अवतल दर्पण। अर्थात ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले के उभरे हुए तल पर पॉलिश करके बनाया गया है और दबा हुआ तल वहां पर परावर्तक तल का काम कर रहा है, तो वो कहलाता है अवतल दर्पण। और जब दबे हुए तल पर हम पॉलिश करते हैं और उभरा हुआ तल हमारा परावर्तन का काम करता है, तो वो कहलाता है हमारा उत्तल दर्पण। अब यहां हम बात करते हैं इमेज यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते किसको? किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वो कहलाता है उसका प्रतिबिंब। दोबारा फिर सुनिए, जब किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आभासी, एक होता है वास्तविक। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी इमेजनरी इमेज। एक होती है वास्तविक यानी रियल इमेज, वे प्रतिबिंब जिन्हें हम पर्दों पर प्राप्त कर सकते हैं कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब यहां से जो मैंने बताई आपको बात, यदि चम्मच से आपने जो प्रयोग किया है कि दर्पण पर प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब बनने के हमारे पास 3 नियम होते हैं। जो भैया मेरी क्लास में होंगे, मैंने उनको पिक्चर सेंड किया था, यानी जो दर्पण था, दर्पण का कटा हुआ पार्ट। अगली बार जब मैं क्लास लूंगा तो आपको वो सब चीजें शो करूंगा, क्योंकि दर्पण के जो बीच वाला पार्ट होता है उसे हम लोग ध्रुव बोलते हैं, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ध्रुव से जाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर ही एक बिंदु होता है फोकस बिंदु, उसके आगे बिंदु होता है वक्रता केंद्र। यानी वक्रता केंद्र किसी दर्पण का वह भाग है, यानी वह बिंदु है जिससे हमने उस गोले को कट किया है, यानी जो गोला था हमारे पास कांच का, उस कांच के गोले का जो केंद्र बिंदु है वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जब भी परावर्तन के पश्चात जाती है तो वो जाती है फोकस बिंदु से, उसे हम कहते हैं, जिस बिंदु से भी वो जाएगी उसे हम लोग फोकस बिंदु कहेंगे या मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, तो यहां मैं बता रहा था आपको बात कि जो प्रकाश की किरण आती है, यानी प्रतिबिंब बनने के 3 नियम। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। दूसरा, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और तीसरा नियम, जो सेंटर से आती है यानी वक्रता केंद्र से आती है, वो वक्रता केंद्र से ही वापस जाती है। आज हम यहीं तक की अपनी बातों को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास पर मैं आपका
पूरा पार्ट यानी जो अभी हाफ पार्ट हमारा हुआ है इसको कंप्लीट करूंगा। यदि आपको किसी प्रकार से कोई डाउट अभी इन सब चीजों में बना है तो आप पूछ सकते हैं। जिसको भी पूछना है वो पहले अपना अनम्यूट करेगा साउंड को, प्रश्न पूछेगा और फिर उसे यानी अपना नाम बोलेगा पहले, फिर प्रश्न पूछेगा और फिर अपने साउंड को बंद कर देगा ताकि मैं आंसर दे सकूं। और जिसने कोई सवाल अभी नहीं पूछना है यानी आज के लिए कोई सवाल नहीं पूछना है तो वो इस क्लास को छोड़ सकता है यानी अपने साइड से उसे एंड कर सकता है। यानी आपका कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो आप सभी अपनी इस क्लास को छोड़ सकते हैं। सर गुरुशरण। हाँ बोलो गुरशरणजीत सिंह, बोलिए अपना सवाल। यस सर। सर वो जो आपने कहा था मिरर पे जो पेंट होता है उसे क्या कहते हैं? मिरर पर दो प्रकार का पेंट होता है। पहले होती है चांदी की कलई यानी बैक साइड पे पहले एक चांदी का उसके ऊपर पॉलिश करेंगे और फिर बैक पे जो पॉलिश होती है, आपने शीशे को देखा होगा पीछे से, उसके ऊपर रेड पॉलिश होती है, उसे बोलते हैं रेड ऑक्साइड। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगी उसकी सूचना आपको अपने ग्रुप पर मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय सभी।